अभी हम थर्मल पे कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं? अगर मैं ओवरऑल पाकिस्तान के सेल्स मिक्स की बात, जनरेशन मिक्स की बात करूं तो हमारे पास तकरीबन इस वक्त कोई 8-9 हज़ार मेगावाट कैपेबिलिटी है न्यूक्लियर चलाने की। हाइडल हमारे पास अनदर 8-9 हज़ार मेगावाट है। लेकिन अगर आप ये देखें ना कि क्या आपके पास सारा न्यूक्लियर है? नहीं। क्या सारा हाइडल है? नहीं। क्या सारा कोल है? नहीं। नो, इट इज़ प्रॉबेबली अमंग्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड, लेट मी टेल यू। ये बहुत बड़ी बात है। आप जो एनर्जी एक्सपर्ट्स हैं आप उनसे ये पूछें, वो आपको बताएंगे कि वी हैव अ वेरी गुड जनरेशन मिक्स। हमारा अभी कराची अवार्ड्स आपने अगर देखा होगा कि कराची के अंदर बहुत सारे इदारे हैं जो इस कराची शहर को चलाने में बहुत अहम रोल अदा करते हैं, तो हम उन सब लोगों को रिकग्नाइज़ करते हैं। TCM बिजनेस नई एपिसोड के साथ मैं हूं दानिश सईद, और आप जानते ही हैं कि हम आपकी मुलाकात करवाते हैं 1 in a million से। आज जो मेरे मेहमान हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिन्होंने एक इदारे को ट्रांसफॉर्म किया, और ऐसा ट्रांसफॉर्म किया, और ऐसे शहर में जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है, जहाँ पर क्रिटिसिज्म का मुकाबला करना बहुत कठिन मरहला होता है। लेकिन जो इनका जर्नी रहा, जिस तरह से इन्होंने अपने इदारे को ट्रांसफॉर्म किया, इनकी लीडरशिप क्वालिटीज़, तो आज जब जानेंगे तो आपको भी बहुत कुछ नया जानने को और सीखने को मिलेगा। CEO के इलेक्ट्रिक जनाब सैयद मोनिस अब्दुल्ला अलवी साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू जी। मैं भी कराची आई हूँ और आपका भी कराची से बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है, और आप यूँ कहिए कि कराची के घर घर से आपका ताल्लुक़ है तो गलत ना होगा। मैं जानना चाहूँगा कि कराची से आपका जो ओवरऑल जर्नी, आपकी सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ, स्कूलिंग, आपका फैमिली बैकग्राउंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दानिश साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का आपके इस शो पे। होपफुली इंशाल्लाह जैसे आपने फरमाया है, और कि अपनी जर्नी ज़रूर हम लोग बताएंगे कि इलेक्ट्रिक का ऑब्वियसली ये किसी एक यूनिट फ़र्द का नहीं होता, इसमें काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। सो जहाँ तक पर्सनली ताल्लुक़ है तो मैं बिल्कुल कराची आइट हूँ। PIB कॉलोनी एक कराची का इलाक़ा है जहाँ पे कि मेरी पैदाइश हुई थी काफ़ी साल पहले, और उसके बाद थ्रू आउट मेरी एजुकेशन जो है वो कराची ही रही है। ग्रैंड पब्लिक स्कूल वहाँ पर है, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया था, फिर नेशनल कॉलेज से इंटर किया, नेशनल कॉलेज से BCom किया, और उसके बाद फिर मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की। एक फ़र्म है KPMG तासिर हादी एंड कंपनी, वहाँ से मैंने क्वालिफ़ाई किया, और उसके बाद आफ्टर क्वालिफ़िकेशन एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने काम शुरू किया। पहले एक ग्रुप था दीवान ग्रुप, जहाँ पे मैंने तकरीबन 1996 से लेकर के 2007 तक काम किया। एंड देन फ्रॉम 2007 में मैं के इलेक्ट्रिक आया, 2008 इनफैक्ट जनवरी में, और अभी तक मैं के इलेक्ट्रिक से मुंसलिक हूँ। और यकीनन कराची मेरा शहर है, और मैं घर घर से कहना तो ज़रा मुश्किल है, मगर इलाके से ज़रूर मैं वाकिफ़ हूँ। और मतलब ये मेरा मानना है कि मतलब हमें सबको मिल के कराची को बेहतर से बेहतर बनाना है। फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, आपने जैसे बताया, बहुत कम लोग होते हैं कि जो अपनी मेहनत से न सिर्फ किसी इदारे को ज्वाइन करते हैं बल्कि उस इदारे के अंदर एक जर्नी तय करते हैं। तो आपने एक मैनेजर लेवल से मिड करियर लेवल से आपने आगाज़ किया, और आज माशाल्लाह आप उसी इदारे के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। और जैसे कि आपने बताया कि आप एक फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, तो आजकल पाकिस्तान का भी एक बहुत अहम तरीन मसला है कि हम अपनी इकॉनमी को रिवाइव कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि फ्रॉम KESC टू के इलेक्ट्रिक का जो जर्नी है, ये आपने अपनी आंखों से देखा है और अपनी टीम के साथ आपने इसको पाया तकमील तक पहुँचाया है। इस जर्नी के बारे में हमें कुछ बताएं। ये यकीनन दानिश साहब एक थोड़ा सा मुश्किल जर्नी था, है और रहेगा। ये कहना कि अब सारे मसले हल हो गए हैं और अब इदारा जो है वो बिल्कुल जी अब सही चलता रहेगा, ये एक कांस्टेंट जर्नी है। ये जहाँ शुरू हुए थे वहाँ पे हमारे पास जनरेशन भी नहीं थी, वहाँ पे हमारी ट्रांसमिशन लाइन्स जो थी वो भी डेलिपिटेटेड थी, और कस्टमर्स का बुरा हाल था। और इसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी था कि जो KE की मैनेजमेंट हो उसके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो लोगों से काम करवाए, जब कोई अच्छा काम करे तो उसको रिवॉर्ड दे।
जब कोई ठीक काम ना करे तो वो उसको रेप्रिमेंड भी करे। तो जो रेट ऑफ द मैनेजमेंट थी, और उसके लिए काफ़ी तकलीफ़देह जर्नी रहा होगा। अगर आप कराची में 2010-11 याद करें तो जब हमने इसको फ़िक्स करने की कोशिश की तो हमारे पर अटैक भी हुए, हमारे दफ्तर में घुस करके कुछ शरपसंद अनासर ने हमारी लोगों को भी मारा पीटा। मुझे और याद है गाड़ी, मेन गेट के ऊपर एक गाड़ी जी जो हाँ, है हमारी वो गाड़ी जला दी गई थी। गाड़ी लगी थी तो पूरी property। कहते हैं ना कि एवरी गुड थिंग कम्स एट अ प्राइस। जी। सो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमने ना उस वक्त सस्टेन किया, और ये जो आज आपको नज़र आ रहा है, मैं कहूँगा ये इसकी इब्तिदा जो है ना वो 2008, 9, 10 से हुई थी। और उस पूरे एपिसोड के बाद एक हमारी रिट स्टैब्लिश हो गई। और ये भी करना बड़ा मुश्किल था कि आप पूरे कराची को एक साथ ठीक करें, क्योंकि इतना बड़ा एरिया एकदम से शायद बहुत मुश्किल होती। तो हमने एक बहुत छोटे से एरिया को सेलेक्ट किया जिसमें कोई 80,000 कस्टमर्स थे, और हमने उस एरिया को बिल्कुल रेप्लिकेट किया। जब वो ठीक हो गया उसको सैम्पल साइज़ बना के वहाँ पे अच्छे रिसोर्सेज डाले, वहाँ पे कैपेक्स किया, वहाँ के ऊपर जो लोगों थे उनसे हमने रब्ता कायम किया, उनका एक सिस्टम डेवलप किया। और उसके बाद जब वो अच्छे हमने देख लिया कि हाँ इट इज़ वर्किंग, देन इट वाज रेप्लिकेटेड टू द एंटायर कराची। और आज हमारे तकरीबन कोई 30 बिज़नेस सेंटर्स हैं, और सब जगह पे जो है हमारे पास इस वक्त बेहतरीन कस्टमर सर्विस सेंटर्स हैं। लोग जो हैं वो हमारे पास सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी तादाद में हमारे साथ रब्ता कायम करते हैं। हम आज की तारीख़ में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ से लोग हायर करते हैं। यकीनन इस वक्त ओवरऑल एक पाकिस्तान में ज़रा अगर मैं कहूँ कि क्वालिटी टैलेंट को रिटेन करना ज़रा मुश्किल है। बहुत से लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, उसकी बहुत सारे वजूहात हैं, लेकिन ये कि जो पूरे सारी इंडस्ट्रीज़ को है वो हमें भी फेस करना पड़ा है। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह जब हम हायर करते हैं तो हम अच्छे रिसोर्सेज हायर कर रहे हैं, और इसी की वजह से हम आज इस पोजीशन में हैं कि हम कराची शहर को पूरा सर्व कर सकते हैं। हमारे जो लोग हमसे रब्ता कायम करना चाहते हैं उनके लिए ना सिर्फ हमारा सोशल मीडिया का नेटवर्क है, ऐप्स हैं, हमारी ऐप है जिससे कि वो हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। पूरा एक सिस्टम है जहाँ पे कि जब कोई आता है तो उसे जिस तरह आपको मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में टोकन सिस्टम नज़र आता है कि वो एक उसको स्लिप मिलती है, उसकी बेस पे उसका नंबर कॉल होता है, वो जाता है अपनी कंप्लेन रजिस्टर कराता है, एंड यू डोंट हैव टू कम टू आवर ऑफिसेस। वो बड़े आराम से, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, सारे प्लेटफॉर्म से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनकी जो भी ज़रूरियात हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए हम कहते हैं उनको आने की ज़रूरत नहीं है। सो जर्नी तो ये था, मगर इस जर्नी के लिए रेट ऑफ द मैनेजमेंट की ज़रूरत थी, पैसों की ज़रूरत थी, गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत थी। जो लोकल इलाके हैं वहाँ पे जब हमने चोरी कम करने की कोशिश की, जो कि 2007-8 के अंदर तकरीबन 36-37% थी, इस वक्त 15% है, तो उसके लिए जब तक हम कम्युनिटीज़ के साथ इंगेज नहीं करेंगे उस वक्त तक वो नहीं कम हो सकती थी। उसका काफ़ी इश्यूज़ थे, तो ये सारे काम करने पड़े। तो आज हम इस पोजीशन में हैं कि हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमने कुछ फ़ासला ज़रूर तय किया है, मगर अभी मैं ये कहूँगा कि पिक्चर अभी बाकी है। बड़ा अच्छा लगा मुझे सुनकर, क्योंकि मैं KESC के ऑफिसेज़ खुद बज़ाते खुद विज़िट कर चुका हूँ, और जो एक पुराना निज़ाम था, क्योंकि 111 साल पुरानी कंपनी, 1913 से KESC का नाम वाक़ई मौजूद है पाकिस्तान के अंदर कराची में। तो मैंने वो सिस्टम देखा है कि जब आप जाते थे और आपको कोई एंटरटेन नहीं करता था, जब आप जाते थे और आप फ़ोन करते रहते थे और आपके घर में बिजली नहीं होती थी, बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन अब आप जब बता रहे हैं कि और चूँकि मैं ख़ुद कराची आई हूँ, फैमिली वहाँ है, तो रब्ता होता है, तो मालूम होता रहता है कि अब क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। सो ये एक बहुत ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल भी सेट हो गई है कि जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर प्राइवेटाइजेशन होना इज़ अ नीड ऑफ टाइम, कि जो बिज़नेस मॉड्यूल्स बन सकते हैं अच्छे, और उसमें सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ, ग्रोथ के साथ साथ, और ख़ास तौर से जो आपने डिजिटल कनेक्टिविटी की बात की, दिस इज़ सो इम्प्रेसिव कि आपने पब्लिक को अपने साथ कनेक्ट किया और उनकी प्रॉब्लम्स को सुना। हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ कि एक ऐसी कंपनी का CEO कि जिसको हर वक्त 24 घंटे तैयार रहना है क्रिटिसिज्म के लिए। लगता ऐसा है कि बहुत मुश्किल है, मगर मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं है।
आपको करना ये पड़ेगा। मेरे ख्याल में ये किसी ने कहा है, मैंने पढ़ा था, लेकिन मैंने पढ़ा बाद में था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये पहले से भी सोचता था कि आपके पास अच्छे लोग होने चाहिए और आप उन्हें काम करने दें। अगर वो अच्छे हैं और वो काम करेंगे ना, तो आपका मसला हल हो जाएगा। अब ये तो नहीं हो सकता कि मैं कोई हर जगह जाके ना किसी का फॉल्ट ठीक करूँगा या मैं सारी कंप्लेंट सुनूँगा, ये तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप अच्छे लोग रख के उनके काम करने में रुकावट नहीं बनेंगे तो कंपनी अच्छा करेगी। येस, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू बी देयर इन केस ऑफ क्राइसिस, इन केस ऑफ जब आप कोई प्लान बनाएं तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन, एक विजन होना चाहिए। और ज़ाहिर बात है इतने अरसे रहने के इलेक्ट्रिक में रहने के बाद और ऑब्वियसली कुछ प्रोफेशनल एजुकेशन के साथ आपको हमें अपनी कंपनी का पता है कि जी हमें एक डिसेंट रिटर्न भी बनाना है। हमने बाय द वे आज तक अपने शेयर होल्डर्स को कभी ₹1 का डिविडेंड भी नहीं दिया, तो उनकी भी हमसे ये एक्सपेक्टेशन है कि किसी टाइम पे हम ज़रूर कोई ना कोई डिविडेंड देंगे। बट क्योंकि उनको भी ये पता था कि कराची शहर को बेहतर से बेहतर करने के लिए आपको कैपेक्स करना है, तो उन्होंने हमें इजाज़त दी कि हम जो पैसे हमने अर्न किए थे हम उन्हें सिस्टम में री इन्वेस्ट कर दें। तो ज़िम्मेदारी का एहसास यकीनन अपनी जगह है, और जब कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो यकीनन दिन दिन नहीं होता और रात रात नहीं होती। बारिशें कराची में हुई हैं और उसमें काफ़ी लोगों की तवील अरसे तक लाइट बन रही है, और उसके अलावा शदीद गर्मी भी पड़ी है, उसमें भी चैलेंजेस रहे। उसके अलावा ब्लैकआउट्स भी बीच में हुए। तो एक तो चीज़ ये है कि मैं और हमारी सारी टीम जो है ना, हमारा एक चीज़ पे बिल्कुल कंसेंसस है कि हम ना कोई बात को ना हम गलत बयानी नहीं करते। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कराची के अंदर तेज़ बारिश हुई है और आपके 2000 में से 500 फीडर ट्रिप हैं, तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि 100 फीडर ट्रिप है। जब आप 100 कहते हैं ना तो लोगों को पता लगता है झूठ बोल रहे हैं। सो हम क्या करते हैं, हमने क्या किया पिछले 3-4 साल से, तो हम फेसबुक के ऊपर लाइव चला देते हैं कि ये इस वक्त टोटल आउटेजेस शहर की इतनी है। तो कोई नो वन जस्ट चैलेंजेस यू, क्योंकि वो नंबर होता है उस पर ये भी लाइव चल रहा होता है कि कितनी बिजली आ गई है, किस इलाके में रिस्टोर हो गई है। जो सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं जहाँ पे मैं हूँ, वहाँ पे इफ़ एनीवन आस्क्स फॉर एनी रिस्पांस आई प्रोवाइड दैट। जब रात में काम हो रहा होता है टू मोटिवेट, मैं ना किसी सीढ़ी पे चढ़ सकता हूँ ना मुझे कोई चढ़ने देगा, बोलेगा आप क्वालिफाइड नहीं हैं, आप सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन उन लोगों के पास जहाँ पे वो रात में काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे उनसे जाके बात करना, उनको इनकरेज करना। जहाँ पे हमारे कंट्रोल रूम्स हैं, तो वहाँ पे ये नहीं हो सकता कि वो मेरी थोड़ी नेचर भी है कि मैं ये नहीं हो सकता कि मैं घर में बैठ के या दफ्तर में बस बैठ के टीवी देखता रहूँ। देन आई गो आउट। लोगों ने 36 घंटे की ड्यूटियाँ की हुई होती हैं, लोग घर नहीं जा पा रहे होते, जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके घर पे लाइट नहीं होती, ठीक है ना। क्योंकि जो हमारे वर्कर्स होते हैं, ज़ाहिर बात है वो कोई सारे डिफेंस में तो नहीं रह रहे होते, कोई लाइन्स एरिया में भी होगा, कोई शाह फैसल में भी होगा, कोई मलीर में भी होगा, कोई लाडी में भी होगा, सरजानी में भी होगा, जहाँ पे कहीं पे पानी भी भरा हो सकता है। तो हमें ना वी हैव टू ब्रिंग आवरसेल्व्स टू देम टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स। उसमें फिर ये कि जहाँ होता है वहाँ पे एडमिन को इंगेज रखना, तो वो एक मोटिवेशनल होता है। लेकिन अदर देन दैट मैं ये कहूँगा कि अगर आपको ये पता है ना कि आप क्या कर रहे हैं और आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो आपको किस तरीके से अगर हमने जैसे ये प्लान किया था, भी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है पूरा न्यू कनेक्शन का प्रोसेस डिजिटली, आप वेब पे जाके सारा कुछ कर सकते हैं। यानी अब फिजिकली आपको जाने की ज़रूरत फिजिकली आएंगे तो सही, लेकिन हम उसको डिस्करेज करेंगे और ग्रेजुअली हम उसे कहेंगे कि अगर आप प्लीज़ यहाँ ना आएँ, आप वेब पे अप्लाई करें। तो ये हमने काम शुरू किया था कोई 7-8 महीने 10 महीने पहले। तो मैं कॉन्स्टेंटली उनसे कहता है यार ये जल्दी करो, ये जल्दी करो। सो इस यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव अ प्लान, तो फिर आपको उस प्लान पे अमल करना है। और फिर वही बात है, अगर आपके पास अच्छे लोग हैं ना, तो फिर वो आपकी मदद करेंगे उस प्लान को। जब किसी और का कोई एजेंडा नहीं है, सारे लोग कंपनी की इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, तो फिर काम आसान हो जाता है। लगता ऐसा है जैसे कि ओह बहुत ही है तो कराची शहर, लेकिन वो ऐसा लगता है, ऐसा नहीं होता।
तो इम्प्रूवमेंट आप लाए बहुत पेशेंस के साथ, क्रिटिसिज्म आपने फेस किया, देयर इज नो पब्लिक शॉर्टकट के साथ, देयर इज नो शॉर्टकट, कनेक्टिविटी लेके आए, देयर इज नो शॉर्टकट। अच्छी बात है कि इलेक्ट्रिक अब डिजिटाइज हो रहा है और अब कनेक्शन कराची वाले जो हैं वो बहुत आसानी से ऑनलाइन एप्लीकेशन के ज़रिए ले सकेंगे। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 2030 में 5000 मेगावाट तक जो रिक्वायरमेंट है वो जाने का इम्कान है। तो किस तरह से इसको आपने प्लान किया, इसको मैनेज कैसे करेंगे? अभी जो डिमांड एंड सप्लाई है, क्योंकि जब हम लफ्ज़ सुनते हैं लोड शेडिंग तो वो डिमांड एंड सप्लाई और बिजली की चोरी, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो मिलकर ये सारी चीज़ें करते हैं। तो आपने कैसे रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे इस शहर की? दान साहब देखिए, इस वक्त भी हम कराची शहर को जो हमारे जो भी प्लान्स थे ना 2023 एंड 24 अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे हुए। हम इस वक्त भी कराची शहर को जितनी उसकी डिमांड है उतनी बिजली दे सकते हैं। हमारा ख्याल ये है कि 2024 का जो समर अभी आएगा उसमें कराची की डिमांड कोई 3600-3700 मेगावाट होगी और इंशाल्लाह हम ये पूरी सप्लाई दे सकते हैं। और ज़ाहिर बात है इसकी प्लानिंग 2016, 17, 18 में हमने की थी, जो हम इस वक्त कंप्लीट कर पाएँ। कराची में लोड शेडिंग की वजह इस वक्त जो है वो सप्लाई डिमांड नहीं है, वो कुछ इलाकों की डायनामिक्स है जहाँ पे कि अनफॉर्चुनेटली लोग चोरी भी करते हैं और जब वहाँ पे बिल होते हैं तो लोग उसकी पेमेंट नहीं करते। उसके बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे बड़ी तो वजह यह है कि बिजली महंगी है और मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से लोगों को ये फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि बिजली का जो रेट है वो फेडरल गवर्नमेंट तय करती है, हमारा उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता। और एक और चीज़ भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि कराची में या इस्लामाबाद में या लाहौर में बिजली के ये रेट यकसा हैं। ऐसा नहीं है कि कराची की बिजली महंगी है और लाहौर इस्लामाबाद की सस्ती है। जहाँ पे भी अगर कोई 200 यूनिट का कस्टमर है जो प्रोटेक्टेड कहलाता है, उसको जो रेट कराची में लगेगा वही पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में जो 200 का यूनिट का कस्टमर होगा उसको चार्ज होगा। मगर इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट के पास कैपेसिटी नहीं है कि वो बिजली के रेट्स को सब्सिडाइज़ कर तो रही है मगर इससे ज़्यादा कर सके। तो लोगों के रेट जो है वो उनको जो लग रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, तो बिजली इसकी वजह से महंगी हुई है। अच्छा मोनिस, यहाँ पे मैं एक सवाल इसी के दरमियान में कि क्या सब्सिडी का मॉडल दुनिया में कहीं और पाया जाता है? क्या आप जिस कीमत पे प्रोड्यूस कर रहे हैं आप उसे सस्ती कीमत पर जो है वो फराहम करें? देखिए, जहाँ तक कि दुनिया की मैं बात कहूँगा कि जहाँ तक डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं वहाँ के ऊपर यकीनन कोई सब्सिडी का एलिमेंट नहीं होगा। वहाँ पे एक मल्टी सेलर मल्टी बायर एनवायरनमेंट होता है। लोग बिजली जनरेट करते हैं, एक एक्सचेंज पे जाकर के एक मार्केट होती है इलेक्ट्रिसिटी की, वहाँ पे बेचते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वहाँ से बिजली ख़रीदते हैं और वो लोगों को सप्लाई कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। गवर्नमेंट एक आपको ना एक प्लेटफॉर्म दे देती है जहाँ पे कि ये सारा कुछ मैनेज हो रहा होता है। मगर मैं अभी भी ये समझता हूँ कि दुनिया में बहुत सी जगहों पे जहाँ पे सिमिलर इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पे सब्सिडी का एलिमेंट होता है। और पाकिस्तान, अल्लाह करे कि जल्द हम उस मॉडल पे पहुँच जाएं जहाँ सब्सिडी एलिमिनेट हो जाए, मगर शायद नियर फ्यूचर में ज़रा ये डिफ़िकल्ट है। और ऑल्दो विद IMF एंड ऑल दीज कंट्रोल्स probably we will not be at too much of liberty to give these subsidies, but yes to some extent तो दी जाएगी। तो अभी तो हमको इस सब्सिडी की, अगर आप सब्सिडी ख़त्म करेंगे तो आप बिजली का रेट और बढ़ा देंगे लोगों के लिए। तो अगर आप और बढ़ाएंगे तो क्या लोग वो पेमेंट कर सकते हैं? इन्फ्लेशन आपका अभी भी जो है वो कोई, मैं समझता हूँ कि नंबर्स अभी आ रहे हैं लेकिन पीक पे ये मतलब इट इज़ क्लोज टू 30। कुछ लोग तो कहते हैं फूड इन्फ्लेशन जो है वो 44% तक चला गया है, लेकिन चलें अगर हम एक जो डिक्लेयर्ड नंबर है तो अभी वी आर अराउंड 30। सो इसका मतलब है कि लोगों के पास बिजली एक चीज़ है मगर खाने पीने की चीज़ें भी महंगी हो रही हैं, दवाएँ महंगी हो रही हैं। तो अगर आप उनका रेट और बढ़ाएंगे तो शायद उनके लिए बिजली की पेमेंट करना और मुश्किल हो जाएगा। और जब वो उनकी बिजली कटेगी तो फिर वो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर आदमी रह नहीं सकता, तो फिर वो हुक लगा के या किसी तरीके से बाईपास करके बिजली लेने की कोशिश करेंगे। इसके लिए नॉट ओनली कि एक तो कैपेबिलिटी होनी चाहिए मगर एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है ना वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि कराची के अंदर अगर हमारे पास कोई तकरीबन 26-27 लाख रेजिडेंशियल कस्टमर्स हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इफ़ यू आर डिस्कनेक्टेड अ बिजली ऑफ समवन तो इट शुड रिमेन डिस्कनेक्टेड। अब अगर
आपके पास कोई इफ़ेक्टिव लॉ इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म नहीं है, तो जब आदमी कोई कुंडा लगाएगा या मीटर बाईपास करेगा तो आप करेंगे क्या, कितने लोग होंगे आपके पास? तो ये सस्टेनेबल नहीं रहेगा। तो सस्टेनेबिलिटी के लिए तो यही है कि आप ग्रोथ लाएं, बिजली का रेट कम होना चाहिए, लोगों को वो चार्ज होना चाहिए जो वो पे कर सकें। तो इसमें वक्त लगेगा। तो जब हमारे वो इलाके जहाँ पे कि ये चोरी या कलेक्शंस के इशू होते हैं वहाँ पे लोड शेडिंग की जाती है, और क्योंकि हम अभी भी एक कोई बहुत पढ़ा लिखा माशरा नहीं बन पाए हैं, हमारी आपको पता है लिटरेसी रेट क्या है, तो लोगों को इस बात का एहसास दिलाना कि अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आप बिजली कम खर्च करें, ये ज़रा मुश्किल काम है। तो अगर बिजली आ रही होगी ना तो लोग खर्च करेंगे, और बिल क्योंकि बाद में आता है तो इसलिए वो उनके पास पैसे नहीं होंगे तो एक और प्रॉब्लम होगा कि फिर हमें जाके बिजलियाँ काटनी पड़ेगी। सो उन इलाकों में लोड शेडिंग की जाती है, और उनके अलावा कराची के तकरीबन मैं समझता हूँ कि 73-74% फीडर्स जो हैं उस पर कोई लोड शेडिंग नहीं होती। और हम अगर आज सिचुएशन ऐसी हो जाए, और कभी कभी ऐसा होता है जब हम ये डिसाइड करते हैं कि नहीं आज हमें लोड शेड नहीं करना, तो हम लोड शेडिंग एग्जाम कर देते हैं और हम पूरी सप्लाई कर रहे होते हैं। जैसे आपने फरमाया कि आगे का प्लान, तो हमें ये पता है कि इंशाल्लाह ग्रोथ भी आएगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगी, और इकॉनमी की सिचुएशन भी ऐसी नहीं रहेगी, तो इंक्रीमेंटल डिमांड भी होगी, और लोगों के पास जब ये कैपेबिलिटी आ जाएगी तो हम जैसे जैसे वो पेमेंट करना शुरू करेंगे, या हमारी एबिलिटी टू डिसकनेक्ट या नॉट अलाउ देम टू स्टील इलेक्ट्रिसिटी अच्छी हो जाएगी, तो लोड शेडिंग फिर कम होगी, तो हमें उसकी भी डिमांड को मीट करना होगा। तो हमारे पास जो जनरेशन प्लान है उसके तहत हम इंशाल्लाह अब से लेकर के 2030 तक तकरीबन 2,2500 मेगावाट बिजली हम ऐड करेंगे सिस्टम में। उसमें हम रिन्यूएबल्स की बात भी कर रहे हैं, सोलर और विंड, कुछ हाइडल प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं। उसके अलावा हम कुछ बेस लोड प्लांट्स पे भी काम कर रहे हैं जिस पे हम गवर्नमेंट के साथ इंगेज्ड हैं। सो हमारा ख्याल ये है कि इंशाल्लाह 5,000 मेगावाट की डिमांड होगी, और हम उस डिमांड को मीट करेंगे। और उसके लिए जो पूरा एक इंटीग्रेटेड प्लान है जिसके ऊपर तकरीबन लगभग $2 बिलियन खर्च होंगे अब से लेकर के 2030 तक, वो हमने रेगुलेटर के पास जमा भी करा दिया है, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उसको अप्रूव भी कर दिया है, और अब हम अगले 7 साल के टैरिफ के लिए रेगुलेटर के साथ बात करें। ये जो भी कैपेक्स है इसको करके हम इंशाल्लाह जब हम इसको कर पाएंगे तो हम इस पोजीशन में होंगे कि एक तो जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है वो अप टू डेट होगा इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ रिप्लेसमेंट्स, BMR व्हाटएवर, और जितनी इंक्रीमेंटल डिमांड आएगी उस इंक्रीमेंटल डिमांड को नए जो हम तार लगाएंगे या ट्रांसफार्मर्स लगाएंगे या ग्रिड लगाएंगे या सब स्टेशंस लगाएंगे उसके ज़रिए मीट किया जाएगा। तो जनरेशन का प्लान एक है, ट्रांसमिशन का प्लान एक है, और डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान एक है। सो इंशाल्लाह हमारा इरादा यही है, और मेरे ख्याल में अल्लाह ताला हमें कामयाब करे कि हम कराची शहर को सप्लाई डिमांड के हवाले से या नेटवर्क के हवाले से बिल्कुल कैपेबल रखेंगे। बट लोड शेडिंग की कमी इज़ अ टू वे ट्रैफिक, पीपल हैव टू पे एंड नॉट स्टील। इफ़ दे डू दैट, इंशाल्लाह हम अगर ऐसा इलाका है जहाँ पे पैसे आ रहे हैं और चोरी नहीं हो रही, तो वहाँ लोड शेडिंग करना इज़ एक्चुअली शूटिंग इन द फुट। सो वी डोंट डू लोड शेडिंग इन दोज एरियाज, इसीलिए कि वहाँ पे लोड शेडिंग करने से हमें नुकसान हो रहा होता है। तो ये इंशाल्लाह हमारे ख्याल में 2030 में, बल्कि गोइंग फॉरवर्ड, सप्लाई डिमांड का प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए, और नेटवर्क को हम ऑगमेंट करेंगे इंशाल्लाह। तो जब आप एक प्राइवेटाइज मॉडल की तरह काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑल्दो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इसमें कोई 24.6% शेयर्स हैं, तो फिर आप आज़ाद क्यों नहीं हैं अपनी टैरिफ रेट को खुद से डिसाइड करने पर? अच्छा, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया, और ये लोगों को आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जो बिजली की जनरेशन है ना, ये बड़ी स्कैटर्ड है मुल्क के। हाइडल नॉर्थ में होता है, बहुत सस्ता होता है, ठीक है। गैस सिंध में या बलूचिस्तान में, जो कि इंडिजिनस पहले थी, अब इंडिजिनस बहुत कम रह गई है, तो अब LNG आ गई है। पेट्रोल, डीज़ल, सब कुछ या तो रिफाइनरी में प्रोड्यूस होते हैं या कराची में इंपोर्ट होता है, फिर वो पूरे मुल्क में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इन सब चीज़ों से मिला जुला करके आप, या कोल है फॉर एग्ज़ाम्पल, कि जो या तो लोकल कोल है या इंपोर्टेड कोल है,
या फिर आपका न्यूक्लियर है जो वो भी कराची में एक है और एक चश्मा के अंदर है। सो इन सब से मिला जुला के बिजली बनती है। आप इसको इस वक्त अगर ये कह दें कि हम इसको या तो सूबों में कर दें, तो फिर ना काफ़ी रिसोर्सेज जो है ना वो जिनको आप इस वक्त पूल करके सबके लिए बराबर कर देते हैं और आप एक फेडरेशन के कॉन्सेप्ट में चले जाते हैं, वो इस वक्त हो रहा है। और मेरे ख़्याल में इस वक्त ख़त्म कर देना ज़रा मुश्किल होगा, क्योंकि फिर सवाल ये पैदा होगा कि अगर सस्ती गैस सिंध के अंदर है या बलूचिस्तान में, तो क्या वहाँ की बिजली सस्ती होनी चाहिए? क्या KPK के अंदर अगर हाइडल हैं और उनका हाइडल का रेट अगर 3, 4, 2 रुपये या पुराने वाले का तो 2 रुपये भी रेट है। सो ये ज़रा एक फ़ैसला करना मुश्किल है। सो इस वक्त तो यही बेहतर है कि आप इसको फेडरेशन के तौर पे चलाएं। मगर अगर आज हम एक प्राइवेटाइजेशन का एक मॉडल एग्री कर लें और हम ये देख लें कि हमारे पास जितने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उसको हम आहिस्ता आहिस्ता करके प्राइवेटाइज़ करेंगे और उनका एक प्लान होगा, फिर वहाँ जो लोग आएँ उनकी ये जिम्मेदारी हो कि वो एफिशिएंट पावर लेकर के आएँ और वो अपने अगर वो सस्ती बिजली बना सकते हैं या प्रोक्योर कर सकते हैं तो वो बेचें, अगर वो महंगी बिजली बेचें तो वहाँ पे कोई और आदमी आके बिजली बेच लो। अगर ये सारी जो एक कंपैरेटिव मार्केट है ना, इसको डेवलप करने में थोड़ा वक्त लगेगा। गवर्नमेंट काम कर रही है, CTBCM का नाम आपने सुना होगा, जो कि इन्होंने मतलब देयर इज़ अ प्लान टू इम्प्लीमेंट इट, बट अभी बहुत ही लो ग्रोथ के मॉडल में हम चल रहे हैं, हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी है, तो ये होगा तो सही मगर इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो जैसे तालीम के मामले में, सेहत के मामले में अमेंडमेंट के बाद सूबे खुद कफ़ील हैं, वो अपना फ़ैसला खुद करते हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से पावर के अंदर भी, क्योंकि आपका पॉलिसी के अंदर काफ़ी अच्छा रोल रहा है, आप एक स्टेक होल्डर हैं और के इलेक्ट्रिक का जो पर्सोना है ओवरऑल एज़ कम्पेयर टू एनी अदर पावर जनरेशन कंपनी जो है, उसमें बड़ा अच्छे स्केल पर आप काम कर रहे हैं। तो क्या हम इस मामले में भी यानी ख़ुद कफ़ील हो सकता है इदारा कि वो न सिर्फ कराची को बिजली दे, बल्कि अगर आपकी कैपेसिटी है और आप मज़ीद बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे आप अब $2 अरब की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, और इन हालात के अंदर कि जबकि हमें जो FDI है वो भी हमारा कम हो गया है, तो फिर तो आपको मौका मिलना चाहिए कि आप जाकर KP में भी बिजली प्रोड्यूस करें, आप जाकर बलूचिस्तान में भी बिजली प्रोड्यूस करें और आप पंजाब में भी दें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और यही पाकिस्तान को करने का प्लान भी है और ये होगा सही, क्योंकि जैसे कि हम हमारी बात करेंगे तो हम इस वक्त नॉर्थ में बिजली जनरेशन के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमें वहाँ पे कम से कम एक 500 से 700 मेगावाट का रन ऑफ द रिवर हाइडल प्रोजेक्ट मिल जाए। उसका एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि जब गर्मी होती है ना तो पीक डिमांड होती है, तो उस वक्त ये पीक पे बिजली जनरेट कर रहे होते हैं, और जैसे विंटर आता है तो आपकी डिमांड कम होती है तो ये इनकी जनरेशन कम हो जाती है, विच सूट्स अस। हम ये कर क्यों पा रहे हैं? इसीलिए कि हम प्राइवेट हैं। अगर हम गवर्नमेंट होते तो हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, हम CPPA से बिजली खरीद के लोगों को देते रहेंगे। जो दूसरी बात है कि हम दूसरी जगह जाके कम्पीट करें, देखिए उसके ऊपर रेगुलेशंस अभी बन रही हैं, और अगेन बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं हम उस पर अपने कमेंट्स दे रहे हैं, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि एट द एंड ऑफ द डे ऐसा ही फ़ैसला होगा कि अगर जब हम कंपटीशन लाएंगे ना, तो अगर आप कॉस्ट इफेक्टिव होंगे ना तो ही सस्टेन कर पाएंगे। फिर यूज़र के एंड पे भी चॉइस आ जाएगी। एग्जैक्टली वो आएगी, और ये मैं ही कह रहा हूँ कि ये अल्टीमेटली तो ऐसा ही होगा। ये सोचना कि हम ऐसे ही ऑपरेट करते रहेंगे, ये बिल्कुल देन यू आर ऑस्ट्रिच। अच्छा, इसी वजह से हमने अभी आपने देखा होगा कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस 20 साल के लिए रिन्यू हुआ है, तो हमारा ये लाइसेंस एक्सक्लूसिव था 30 जून 2023 तक। हमने जो नया लाइसेंस फ़ाइल किया था वो लाइसेंस भी हमने नॉन एक्सक्लूसिव फ़ाइल किया, इसीलिए कि हम भी लोगों को, हुकूमत को, रेगुलेटर को यही बताना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम एक जो है ना किसी एक एनवायरनमेंट में बंद होकर ऑपरेट करना चाहते हैं और हम ये कह रहे हैं कि हमारे इलाके में कोई ना आए। हमारे इलाके में भी अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता है, आज की तारीख में इस लाइसेंस के साथ हम उसको ये एक्सेस देने के पाबंद हैं। ऑब्वियसली दे हैव टू कंप्लाई विद द रेगुलेशंस जो भी गवर्नमेंट बनाएंगी या बना रही हैं, और इसी तरीके से पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी होगा। सो
अगर मैं कोई आपको कहूँ कि अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, अल्टीमेटली पाकिस्तान में एक कोई जगह होनी चाहिए जहाँ पे पावर प्रोड्यूसर्स जो है ना वो अपनी बिजली आके ऑफ़र करें। वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनीज जो हैं वो जाके वो बिजली ख़रीदें और वो अपने लोगों को वो बिजली लें। तो जब मार्केट में कंपेटिटिव रेट फ्लोट हो तो जाए। अगर के इलेक्ट्रिक कहता है कि मैं ये बिजली 8 सेंट की ख़रीदूँगा और लाहौर कहता है कि मैं ये 9 सेंट की ख़रीदूँगा और वो 9 सेंट की लाहौर ले जाता है, तो कराची वाले के पास ऑप्शन नहीं होगा कि वो महंगी करे बिजली। तो अगर लाहौर वाले के पास कैपेसिटी बच जाती है तो वो कराची में बिजली भेज देगा। तो मगर मैं ये कहूँगा कि देखिए ये वो सोल्यूशन है जो कि स्टेट ऑफ आर्ट शायद US UK ऐसी जगहों पे हो रहा होगा। पाकिस्तान में ज़रा थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो लेट एंड अगेन देयर इज़ अ रोड मैप। ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि आज हम कोई ऐसी जगह बैठे हैं कि किसी को कुछ पता ही नहीं है। देयर आर पीपल हु आर वर्किंग ऑन इट, वी आर ऑल्सो लुकिंग एट इट। हमने कंपैरेटिव एनवायरनमेंट में ऑपरेट नहीं किया है तो हम भी सीखेंगे और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में मुल्क के लिए बहुत बेहतर होगा। आपने CSR प्रोजेक्ट रोशनी बाजी के हवाले से बात किया कि एक बड़ा ज़बरदस्त इनोवेटिव आइडिया था और आप इसके साथ साथ दीगर CSR प्रोजेक्ट्स भी करते हैं। आपका हम कदम था, आपका सरबुलंद था और इसी तरीके से आपकी और दीगर एक हमारा भी कराची अवार्ड्स आपने अगर देखा होगा कि कराची के अंदर बहुत सारे इदारे हैं जो इस कराची शहर को चलाने में बहुत अहम रोल अदा करते हैं, जो फिलैंथ्रोपिक रोल्स होते हैं, चाहे वो डेफ एंड डम के स्कूल्स हों, चाहे वो डाइवर्सिटी के इदारे हों, हॉस्पिटल्स हों, उसमें बहुत सारे डिफरेंट कल्चर भी आता है उसमें जो ये एनिमल के जो ऐसे बेचारे पेट्स होते हैं जो लोग अबेंडन कर देते हैं या और जो दूसरे भी उनके भी इदारे हैं, तो हम उन सब लोगों को रिकग्नाइज़ करते हैं, उनसे कहते हैं कि वो अप्लाई करें, एक इंडिपेंडेंट ज्यूरी बनाते हैं, फिर उसके बाद वो ज्यूरी जो है वो उसमें से लोगों को सिलेक्ट करती है एंड देन वी प्रोवाइड देम फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू सम एक्सटेंट। नाइस। ये हमने अभी लॉन्च किया इंशाल्लाह और इसकी अभी हम बहुत जल्दी जैसे ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा वी विल रिकग्नाइज दोज इंस्टीट्यूशंस। कराची शहर बड़े डिफ़िकल्ट हालात में भी चलता रहा है और उस चलाने में हम सबको बताएं कि खाली हुकूमत का किरदार नहीं होता। तो बिकॉज वी आर एसोसिएटेड विद द सिटी, ऑल्दो वी गो स्लाइटली बियॉन्ड कराची, वी गो अप टू बलूचिस्तान, एक साइड में उत्तर विंदर बेला तक और इधर घारों तक, लेकिन जाहिर बात है मेन सिटी कराची है बीच में। तो हम एज ऑब्वियसली अ वेरी रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीजन रिकग्नाइज़ करते हैं उन इदारों को और हम हर साल ये करते हैं और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी आप देखेंगे कि इस साल के कराची अवार्ड जिसमें हम और इंडिपेंडेंट होता है ट्रांसफर, जब आप इंडिपेंडेंट जूरी ले आते हैं तो ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। तो ये नहीं होता कि वो मेरा जानने वाला या हमारे जो लोग हैं जो करें उनके, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट। यानी कोई भी नेक नियति से कराची में पब्लिक सर्विस कर रहा है या ह्यूमैनिटी को सपोर्ट कर रहा है या फलाही काम कर रहा है तो उनको आप एक ड्यू प्रोसेस के साथ they have to win it. So and again the jury decides who is the winner. तो वो एज अ रिवॉर्ड उनको बिजली फ्री मिलेगी। मैं समझता हूँ आर कॉन्ट्रीब्यूशन टू देयर सपोर्ट टू द सिटी। लाइकवाइज हम क्योंकि हम तो बिजली दे सकते हैं ना, हम जाके ये सारे काम तो नहीं कर सकते, तो हम उनके साथ कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर द गुड थिंग्स दैट दे डू फॉर कराची। के इलेक्ट्रिक की कंट्रीब्यूशन एज अ कंपनी फॉर मेकिंग पाकिस्तान ग्रीन और ग्रीन एनर्जी और सोलर एनर्जी, इस तरफ आप क्या कर रहे हैं? एक तो दानिश साहब ज़ाहिर बात है इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा वो तो एमिशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ही होगी और ज़ाहिर बात है उसके लिए सोलर, विंड, हाइडल ये सारे बड़े इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हमारा इंशाल्लाह ये प्लान है कि हम अगले 7 साल में तकरीबन 30% ऑफ आवर जनरेशन जो भी हमारा सेल्स मिक्स होगा, जनरेशन मिक्स होगा, वो रिन्यूएबल्स में होना चाहिए और इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी तकरीबन 300-400 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे जो हमारे रेगुलेटर के पास अप्रूवल का हम वेट करें, जैसे ही आएगा हम उसकी बिडिंग में चले जाएंगे, कंपैरेटिव प्राइसिंग के ऊपर आएगी और ये बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल कहना कि वाइल ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा इसमें एक व्यू रखता हूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान ओवरऑल इस वक्त सर्दी के अंदर 11-12 हज़ार मेगावाट जनरेट या ट्रांसमिट कर रहा है तो इसका एक बहुत छोटा सा पोर्शन है जो सोलर से या विंड से रिप्लेस हो सकता है। विंड आज के इस वक्त विंड होगी नहीं, इस वक्त तो सोलर ही होगा, क्योंकि
आपको जो है ना बेस लोड चाहिए होता है जो मुल्क को चला रहा होता है, और बेस लोड प्लांट्स इतने आराम से आप ऐसे नहीं कर सकते कि सुबह उसको स्टार्ट करें और शाम में बंद कर दें, या सुबह जब सोलर आएगा तो सुबह बंद करें और जैसे ही सोलर ख़त्म हो आप उसको दोबारा से चला लें। सो उसके अंदर बहुत कम फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है ना उतने के ही रिन्यूएबल्स हम ऐड कर सकते हैं। तो ये इसका एक पूरा प्रोग्राम होता है। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि 30%, तो इट इज़ बेस्ड ऑन अ कैलकुलेटेड प्रोजेक्शन जो कि लोग वेट करेंगे, जो इंटरनेशनल इदारे हैं जो कहेंगे हाँ इतना आप ऐड कर सकते हैं। देखिए एक तो सोलराइजेशन है ना, यानी रिन्यूएबल, बट एक और चीज़ ये है कि इसको करने का इम्पैक्ट क्या होना चाहिए। इसको करने का इम्पैक्ट ये होना चाहिए ना कि कॉस्ट भी कम होनी चाहिए, ओवरऑल टैरिफ कम होना चाहिए। सो उतना मिक्स करें जिससे टैरिफ कम हो। अगर आपने ज़्यादा ऐड कर दिया तो आपका कॉस्ट ऑफ पावर बढ़ जाएगी। सो ये देखना है कि कहाँ पे लीस्ट कॉस्ट पे जनरेशन हो रही होती है। सो ये तो एक चीज़ है, और हम इस पर काम करें, और मुल्क पे भी काम हो रहा है। मेरे ख्याल में हाइडल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एंड देयर इज़ अ रोड मैप हाउ गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू डेवलप ऑल दीज अराउंड द रिवर्स या भाषा या जो भी डैम्स हमारे आ रहे हैं। थर्मल पे कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं? देखिए हम एक तो न्यूक्लियर के ऊपर इस वक्त खास, मतलब अगर मैं ओवरऑल पाकिस्तान के सेल्स मिक्स की बात, जनरेशन मिक्स की बात करूं तो हमारे पास तकरीबन इस वक्त कोई 8-9 हज़ार मेगावाट कैपेबिलिटी है न्यूक्लियर चलाने की। तकरीबन अगर मैं आपको कहूं कि हाइडल हमारे पास अनदर 8-9 हज़ार मेगावाट है। फिर हमारे पास कोल की कोई तकरीबन 6 हज़ार मेगावाट के थर्ड और इम्पोर्टेड कोल के इससे तकरीबन अराउंड इतने। फिर LNG के प्लांट्स हैं। अगर हम पाकिस्तान के जनरेशन मिक्स की बात करें ना, वी हैव अ गुड जनरेशन। ये कहना कि एक्सेस कैपेसिटी एक अपनी जगह, यानी उसमें भी ऑल्टरनेटिव लेकिन अगर आप देखिए ना कि क्या आपके पास सारा न्यूक्लियर है? नहीं। क्या सारा हाइडल है? नहीं। क्या सारा कोल है? नहीं। आपकी जो एनर्जी कॉस्ट है वो इस मिक्स पे अगर हम निकालें, एनर्जी कैपेसिटी की बात नहीं कर रहा, नो, इट इज़ प्रॉबेबली अमंग्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड, लेट मी टेल यू। ये बहुत बड़ी बात है। आप जो एनर्जी एक्सपर्ट्स हैं आप उनसे ये पूछें, वो आपको बताएंगे कि वी हैव अ वेरी गुड जनरेशन मिक्स। हाँ, क्योंकि हमारे पास डिमांड नहीं है तो हम उसको चला नहीं पा रहे। तो अगर मैं अब अपनी बात करूं कि हम क्या करना चाह रहे हैं, तो हम करना ये चाह रहे हैं कि हम रिन्यूएबल्स लाएंगे ज़रूर, उतने जितने ज़रूरत है, और उससे हम अपने कार्बन एमिशंस को यकीनन कम करेंगे। मगर जैसे आपने कहा और हम बात कर रहे थे कि क्योंकि हमारा कार्बन एमिशन जो है ना, वो अगर मैं चाइना या इंडिया से कंपेयर करूं तो प्रॉब्ली हम 30-35 साल में भी उतना नहीं इमिट करेंगे जितना वो 1 साल में करते हैं। और क्योंकि हमें इस मुल्क को चलाना है तो हमें कुछ ना कुछ काम ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि हम इनिशियली शायद थोड़ा सा बढ़ें, बट उसके बाद फिर हम स्टैटिक होंगे, एंड देन वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम डाउन, जिसमें वक्त लगेगा। बिजली तो एक चीज़ है, मगर बिजली के अलावा बहुत सारे काम और कर सकते हैं। हमने एक बहुत छोटी सी चीज़ की थी कि तकरीबन आप समझेंगे 34 लाख कस्टमर्स हैं तो 34 लाख बिल जाते हैं। तो हमने एक दिन बैठ के आपस में डिस्कस किया कि ये हम क्या कर रहे हैं, और एक आइडिया आया कि बिल का साइज़ जो है ना वो छोटा कर देते। तो हमने उस बिल को, आप समझें कि उसमें से आप पहले A4 साइज आता था तकरीबन, हमने उसको A3 कर दिया, जो छोटा वाला था। यानी जो अखबार के अंदर भी आप देखते हैं कि कौन, वैसे तो हम चाहते हैं लोग बिल ले ही ना। इट्स ऑल डिजिटल नाउ। आप यार व्हाट्सएप पे ले लें बिल, आप SMS पे ले लें, ईमेल पे ले लें, बिल आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बट अगर हमने जब ये बिल छोटा किया ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका इम्पैक्ट ये था कि पता नहीं मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ वाटर इन पता नहीं 7-8 हज़ार दरख्त, उसकी वजह से जो हमारी वो भी एक सपोर्ट है टुवर्ड्स योर एनवायरमेंटल सेफ्टी। अच्छा, फिर इसका एडवांटेज हमें क्या हुआ? मुझे पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने कहा कि जब ये इलेक्ट्रिक कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये मुझे पता है कि बाकी लोग भी ये काम करना शुरू हो गए, एडाप्टेशन हुई उसकी, एडाप्टेशन हो रही है उसकी। सुई गैस ने भी इस तरह का कुछ जो कंपनी है उन्होंने भी कहा कि ये कोई दिस नो ब्रेनर यार, यू जस्ट वाई। अच्छा, फिर उसके बाद खाली ये नहीं है, जो हमारी बिल्डिंग्स हैं हम कोशिश करें कि हम सारी जो है ना इस वक्त एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बनाएं। हम कोशिश करें कि जो हमारी ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ हैं
हम उसको ईवी पे ले जाएं। हमने अभी कुछ टेस्ट रन शुरू कर दिए हैं। अगर आप हमारा लिंक्डइन पे देखें तो आपको नजर आएगा 12 सीटर वैन, वो इट्स ईवी। सो क्लाइमेट चेंज सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड ये नहीं है कि आप खाली सोलर या विंड लगा देंगे तो आप क्लाइमेट, देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू। और अगेन मैं ये समझता हूँ, जैसे कि हम बात शुरू में बात कर रहे थे कि एज अ प्राइवेटाइज्ड एंटिटी वी फील इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन अस टू आइडेंटिफाई दीज एरियाज सो दैट पाकिस्तान में जो पूरा बाकी पावर सेक्टर है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो सारा गवर्नमेंट है। तो मैं यकीन बहुत जिम्मेदारी महसूस करता हूँ कि अगर हम ये सारी बातें नहीं सोचेंगे तो शायद हम मुल्क को वो सर्विस नहीं दे रहे जो हमें देनी चाहिए। हमारा इससे फ़ायदा हुआ वो एक अलग बात है, इससे हमें ज़ाहिर बात है पेपर की कॉस्ट कम हो गई, तो हमारी, तो हम ये भी बात करते हैं कि सस्टेनेबिलिटी होगी ना, ये अब कोई फैशन नहीं है, ये इट मेक्स बिजनेस सेंस टू डू दीज थिंग्स, इट विल हेल्प यू। तो ये सब चीज़ें करके भी हम कार्बन एमिशंस पे अपना, वो कहते हैं ना कि रोल प्ले कर रहे हैं। नहीं, ये होना ये चाहिए, हिस्सा बकदर जुस्सा जिसका जो अगर आप ऑलरेडी मतलब आप समझ लें 1/30% है, सो आपसे एक्सपेक्टेशन भी कम ही होनी चाहिए ना। आप कहें कि आप चाइना से या इंडिया से या यूएस से या यूके से तो मुकाबला नहीं कर सकते। और ये बड़ा रिस्की एलिमेंट है। आप सोशल मीडिया पे देखें, आपको पता लगेगा कि एल्बर्टा के अंदर उन्होंने अपने लोगों को कहा है कि माइनस पता नहीं कितना टेम्परेचर है, और उनका है कि बिजली कम खर्च करें, क्योंकि वो रिन्यूएबल्स पे चले गए। प्लानिंग शायद उनकी मुनासिब नहीं थी या जो भी थी, इस वक्त उनके पास बिजली की कमी है, एंड देयर इज़ अ रिस्क ऑफ ब्लैकआउट। अब इस जगह पे जहाँ पे कि आपकी हीटिंग इज़ लाइफ सेविंग, खुदा ना खास्ता वहाँ ब्लैकआउट हुआ तो उधर तो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा लोगों के लिए। सो इट इज़ अ वेरी डेलिकेट थिंग। इट्स नॉट कि आप बस फैशन के अंदर जो है ना बिजली रिन्यूएबल पे लगाया जाए और फिर आपके पास लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ना हो। तो पाकिस्तान में यू हैव टू डू अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जिस सेक्शन के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसमें एक सेंस ऑफ ओनरशिप मुझे दिखाई दे रही है एज KE, एज अ कॉर्पोरेट एंटिटी। अब न सिर्फ कराची बल्कि ओवरऑल नेशन वाइड एक थॉटफुल प्रोसेस के साथ आप चल रहे हैं कि जिसमें आपने रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में या आपकी EV वैन्स का आना या आपके CSR प्रोजेक्ट्स का आना, तो वो एक सेंस ऑफ ओनरशिप। क्या नंबर्स हैं जो आप अब इन्वेस्ट करने जा रहे हैं? क्योंकि जो नंबर्स मुझे मालूम है वो तो बड़े इंप्रेसिव नंबर्स हैं, और इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर करना, इट इज़ एक्चुअली अ गुडविल जेस्चर एज वेल। देखिए, जो पावर जनरेशन होगी ना, वो हमारा इंशाल्लाह इरादा ये है कि हम उसे IPPs के ज़रिए करेंगे। हम भी इन्वेस्ट करेंगे, मगर वी वांट अदर बिग इन्वेस्टर्स टू ऑल्सो कम। अगर मैं उस बिजली की बात करूँ तो मैं 2,500 मेगावाट का मतलब है अराउंड $2.5 billion इन जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो कि इलेक्ट्रिक की बैलेंस शीट होगी, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट अराउंड $2 billion। हो सकता है कि इस नंबर में इजाफा हो। और मैं आपको बस ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो कि इलेक्ट्रिक की बैलेंस शीट है उसमें तकरीबन 450 बिलियन के एसेट्स हैं, और ये एसेट्स आर नॉट रिसीवेबल्स और पेबल्स, दिस इज़ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। जब हम ये इंशाल्लाह ये कैपेक्स करेंगे, जो कि एक्सचेंज रेट आज अगर 280-85 है, हो सकता है कुछ ना कुछ रुपया डेप्रिशिएट भी हो, बट एक मुतात अंदाज़ा ये है कि तकरीबन 600 अरब की इन्वेस्टमेंट तो अगले 7 साल में होगी। तो 600 बिलियन अगर हम समझते हैं तो 2030 में इंशाल्लाह के इलेक्ट्रिक की एसेट बेस होगी कोई 1 ट्रिलियन की। पाकिस्तान में बहुत कम कंपनीज़ होंगी, और मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लीडरशिप जो है वो पूरी गियर्ड है एंड केपेबल है टू हैंडल दीज प्रोजेक्ट्स। हमने इसी मैनेजमेंट ने ट्रांसमिशन के बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, $400 मिलियन के। अभी हमने 900 मेगावाट का एक प्लांट लगाया है, वो भी तकरीबन $600 मिलियन का था। उससे पहले हमने प्लांट्स लगाते रहे हैं। हम तकरीबन इस वक्त भी कराची में पिछले, अगर मैं कहूँ कि 7-8 साल की बात करूँ, तो हमने तकरीबन कोई 450 बिलियन का कैपेक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर ओवरऑल देखें तो कोई $2.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के इलेक्ट्रिक में ऑलरेडी प्लांट एंड मशीनरी प्रोजेक्ट्स के अंदर हो चुकी है। और अगेन प्लान का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डिपेंड करता है ग्रोथ के ऊपर। अगर ग्रोथ ज़्यादा आएगी, अल्लाह करे ज़्यादा है,
तो ये नंबर फिर और ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना नेटवर्क आपको बढ़ाना होगा ना उतना आपको कैपेक्स प्रोजेक्टेड ग्रोथ आपने क्या नंबर? हमने अभी रखी हुई है कोई तकरीबन 2% के करीब रखी हुई है, क्योंकि थोड़ी इकोनॉमी जो है ना हमें लग रहा है कि अगले 1-2 साल थोड़ी सी डिप्रेस रहेगी, और अल्लाह करे मेरी दुआ है कि ये नंबर बढ़े और हम भी ज़्यादा कैपेक्स करें, और इसका मतलब ये होगा कि कराची पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट हो रही होगी, लोगों के पास पैसे होंगे, दे विल बी स्पेंडिंग, तो we are all expecting inshallah that to happen. Great, 600 billion rupees approximately Inshallah, investment, 7 and years. with the 2% growth number, that's a huge number by the way, and 1 trillion की कंपनी बन जाना, आई थिंक ये जो के इलेक्ट्रिक है ये पाकिस्तान की, अगर हम प्राइवेटाइजेशन मॉडल को देखें सो ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल हम कोट कर सकते हैं कि अगर हम पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करें और दीगर इदारे भी इसी मॉडल पर आना शुरू हो जाएं, सो आई थिंक दिस इज़ दी आप अगर देखें हिस्टोरिकली भी देखिए ना, तो देखिए जो बैंक्स प्राइवेटाइज हुए थे पुराने, Yes. MCB को देख लें आप, HBL को देख जी लें हाँ। आप, मतलब द नंबर ऑफ अगर उनके आप हर चीज़ में, चाहे उनके नेटवर्क एक्सपेंशन देखें, चाहे उनके आप जो वो प्रॉफिट्स कर रहे हैं, जितना वो टैक्स दे रहे हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बहुत। जी। एलाइट बैंक को देख लें आप, एक गवर्नमेंट का काम बिजनेस नहीं हो सकता, दे अच्छी शुड बात बी की आपने। आउट ऑफ their business cannot be doing business. Yeah. Their business is to come up with policies, Yeah. रेगुलेशन बनाएं, हेल्थ को देखें, एजुकेशन को देखें, इंडस्ट्रियलाइजेशन के किस तरीके से आपको इंसेंटिवाइज देना है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को कम से कम करें और कंपेयर करें टू अदर कंट्रीज़ के हमारे यहाँ कितना आसान या मुश्किल है कोई नया काम करना, लोगों को अट्रैक्ट करना, क्या प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो ये और अब ये जो है ना पुरानी बात हो गई, अब सबको पता है ये नहीं हो सकता, अब सिर्फ क्या है कि कैसे करें। हाँ। तो ये ब्रिज तो क्रॉस हो गया है कि ये गवर्नमेंट नहीं कर सकती, तो इंशाल्लाह हम कहते हैं कि व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। मुझे समझ ज़रा बिल की साइंस तो समझाइए। बहुत से लोग जो हैं वो जब बिल देखते हैं अपने सामने तो उनका दिल दहल जाता है, और बहुत से लोग कहते हैं इसमें हिडन चार्जेस हैं, अलग अलग हर सूबे में अलग अलग बात होती है। मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, कैपिटल टेरिटरी में, तो मेरी अलग एक इंप्रेशन आता है जब मैं यहाँ का बिल देखता हूँ, जब मैं कराची में होता हूँ कराची के बिल। तो ये जो बिल की साइंस है ये क्या है, कि इतनी मुश्किल है कि लोग आज तक समझ ही नहीं आए। लोग कहते हैं हिडन चार्जेस हमसे ले लिए, ये एक बहुत कॉमन फिनोमेना है जो हम सुनते हैं। देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों को इस बात की फ़िक्र इसलिए नहीं होनी चाहिए, उनको ये ज़रूर फिक्र होनी चाहिए कि बिल ज़्यादा है, अगर ज़्यादा हो तो, लेकिन एक पैसा भी बिल में कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता unless the government directs us to do that. Right. It is relevant for कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, wherever. अच्छा, अब जहाँ तक सवाल ये है कि लोगों को समझ में नहीं आता, होता थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे हम फ्यूल एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, कभी कभी कोई सरचार्ज पढ़ते हैं, बिल्कुल, थोड़ा आसान लफ्ज़ों में हमें एक क्वार्टरली एडजस्टमेंट भी आती है, क्वार्टरली एडजस्टमेंट आती है, सरचार्ज आता है, फिर उसके बाद आपका उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी होती है, फिर पीक और ऑफ पीक, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए निज़ाम ये है कि आपके घर पे एक मीटर लगा हुआ है, और अगर आप एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा बिजली कंज्यूम करें तो आपके घर का मीटर TOU मीटर होगा, टाइम ऑफ यूज़, राइट। यानी वो 24 घंटे की रीडिंग लेगा, मगर उसमें तकरीबन मेरे ख्याल में 6 से 10:30 बजे तक जो है वो पीक टाइम होता है, कंसिडर किया जाता है, और आपका मीटर उसके यूनिट अलग रिकॉर्ड करता है, उसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जब आपके पास बिल आता है तो आपके पास बिल पे एक आता है कि जो आपके ऑफ पीक आवर्स आते हैं, एक पीक आवर्स आते हैं, उनके सामने उनका रेट लिखा होता है, वो मल्टीप्लाई करके आपका एक टैरिफ बिल आ जाता है। फिर उसके बाद क्योंकि हमारे केस में और ये वही वाली बात है कि पूरे मुल्क का टैरिफ यकसा है, तो होता ये है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान के बाकी टैरिफ डिटर्मिन कर देती है, और के इलेक्ट्रिक को जब वो हो जाता है तो उसके 1 क्वार्टर के बाद जो है या 2 क्वार्टर के बाद उसको बराबर करने के लिए के इलेक्ट्रिक के भी उतना ही टैरिफ इंक्रीज़ करती है, तो वो क्वार्टरली एडजस्टमेंट एक होती है जो टैरिफ को रैशनलाइज कर देती है। फिर निज़ाम इस तरह का है कि अगर फ्यूल प्राइसेस में इंक्रीज़ आता है तो ऑन अ मंथली बेसिस वो फ्यूल प्राइस रिकवर की जाती है फ्रॉम कस्टमर्स। फिर जब वो क्वार्टर एंड होता है तो फिर वो बेस टैरिफ में चली जाती है। तो वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 1 जुलाई को मिसाल के तौर पर गैस की प्राइस थी 3,000 रुपये और 30 जून को वो थी 2,000 रुपये,
तो ये जो 1000 रुपये का इम्पैक्ट है, ये फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, ये रेगुलेशन ये कहती है कि आप लोगों से रिकवर करेंगे, तो फिर वो हम लोगों को बिल करते हैं और उनसे रिकवरी करते हैं उसकी। अगर ये प्राइस कंसिस्टेंटली 3 महीने तक रहेगी, यानी 30 सितंबर तक, तो 30 सितंबर को ये बेस में चला जाएगा और लोगों को इसकी चार्जिंग फ्यूल सरचार्ज की मद में ख़त्म हो जाएगी। अब बेस टैरिफ में चला जाएगा। अगर गवर्नमेंट ने टैरिफ बढ़ाया तो बढ़ाया, नहीं बढ़ाया तो इट विल गो अवे। इसी तरीके से अगर कमी भी होगी, मिसाल के तौर पे 30 जून को प्राइस थी 4000 रुपये और पहली तारीख को हो गई वो 3500 रुपये, तो ये 500 का क्रेडिट भी लोगों को मिलेगा। और अगर आपको मैं बताना चाहूँगा कि पिछले साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, क्योंकि सितंबर, अक्टूबर, जून, जुलाई, मई, जून, जुलाई, अगस्त में गैस की प्राइसेस 5000 तक चली गई थी। फिर उसके बाद वो कम हो गई थी, तो लोगों को 8-8, 10-10 रुपये का फ्यूल सरचार्ज क्रेडिट मिला है पिछले साल। तो ये एक प्रोसेस है जिसके तहत होता है। फिर उसके बाद एक इन्होंने वो IMF की कंडीशन थी, तो उन्होंने एक PHL सरचार्ज लगाया जो गवर्नमेंट ने बोरो किया हुआ है, और उस बोरिंग की कॉस्ट IMF ने कहा है कि आप लोगों से रिकवर करें, तो वो भी रिकवर की जाती है। फिर एक प्रोविंशियल ड्यूटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, वो चार्ज किया जाता है। फिर एक PTV की लाइसेंस फ़ी, वो भी हुकूमत की। मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि हम 0.01 पैसा भी उसमें ना ऐड कर सकते हैं ना कम कर सकते हैं, अनलेस द गवर्नमेंट गिव्स अस अ सर्कुलर सेइंग कि इस रेट को ये कर देना है। जब हमें पता होता है ना कि टैरिफ इंक्रीज हो गया है, जब तक SRO नहीं आता हम बढ़ा नहीं सकते। तो समझना इसलिए मुश्किल होता है लोगों के लिए कि नंबर्स बहुत सारे होते हैं। मगर जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है ना, वो ये है कि हमारे बिल पे आपको मीटर रीडिंग की तस्वीर आती है, तो आपको ये पता लग जाता है आपने कंज्यूम किए हैं। जो प्रेजेंट रीडिंग होगी ना, उसकी पिक्चर होगी। तो प्रीवियस यूनिट उसमें आ रहे होंगे और आपके पास पिछला बिल होगा तो उसमें उसकी भी तस्वीर होगी। करंट के ऊपर करंट की तस्वीर है, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ़ यूनिट जो है ना, वो आपके मीटर से आ रहे हैं। वो मीटर हमने नहीं बनाया, वो हमने ख़रीदा है किसी ना किसी प्रोड्यूसर से। तो ये नहीं हो सकता कि वो मीटर जो है ना वो तेज़ चल रहा हो। अच्छा, तेज़ चल रहा है तो शिकायत करें, हम चेक करा देंगे। मगर वो मीटर हम ख़रीदते हैं टाइप टेस्टेड, और वो पूरे पाकिस्तान में होते हैं। तो ये कहना कि इलेक्ट्रिक कोई या कोई भी और यूटिलिटी ओवर चार्ज कर रहा है बाय हैविंग फास्ट मीटर्स इज़ नॉट करेक्ट। और आप उसको घर पे चेक कर सकते हैं कि अगर आपने 5 किलोवाट का एक बल्ब जलाया और आपने सारी लाइटें बंद की, तो 1 घंटे में 5 यूनिट गिरने चाहिए। आप चेक कर लें, आपको अपने पास चेक करना है, आप एक और मीटर लगा लें हमारे मीटर के साथ। अगर उस पर डिफरेंट यूनिट गिर रहे हैं, हमारे पे डिफरेंट यूनिट गिर रहे हैं, तो आप हमें बुला के दिखा दें कि ये हिडन चार्जेस कोई नहीं है। क्योंकि बस ये एक आप समझें कि एक नारा है कि जी वो ओवर बिलिंग। देखिए, ये प्रैक्टिकली बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक परसेप्शन बना दिया। मैं समझता हूँ कि हमारी जो एवरेज या असेस्ड बिलिंग कहलाती है, जहाँ पे मीटर रीड नहीं होता, इट इज़ हार्डली 5%। और उसके रीजंस होते हैं, और उसका भी एक सिस्टम होता है कि आप कब एवरेज बिलिंग करेंगे। ऐसे नहीं कि हम जब चाहे किसी की एवरेज बिलिंग कर दें, हमें कुंडा नज़र आ जाए, मीटर ख़राब हो तो बिलिंग होती है। फिर जो हमने मीटर रीडिंग की बेसिस पे बिल रेस किए ना, उसमें से ऑलमोस्ट 96-97 की पिक्चर ऑन बिल्स होती हैं, और हम उसको मॉनिटर करते हैं कि कितनी यूनिट, कितनी पिक्चर्स आई हैं, ख़राब हुई तो क्यों हुई, कभी दोबारा भी भेजते हैं चेक करने के लिए। तो ये सिर्फ परसेप्शन है, मैं समझता हूँ। कोई खुदा न खास्ता हो सकता है कभी कोई एक आध बिल, 2 बिल गलत हो जाए। अगर आप हर महीने को 34 लाख बिल निकाल रहे हैं और उसकी पंचिंग हो रही है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो उसके भी मेथड्स हैं, हमारे पास मेकर चेकर होता है। फिर आप हमारे दफ्तर आके शिकायत कर दें, आप नेपरा के पास चले जाएँ, आप ओम्बुड्समैन के पास चले जाएँ। अगर आप नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स देखेंगे ना कि जी गलत बिलिंग की, दे आर हार्डली लेस देन प्रॉबली 2-3 थाउजेंड। अगर ऐसा खुदा न खास्ता एट लार्ज हो रहा हो ना,
तो लाइन लगी हुई हो, नॉट ओनली हमारे पास, लोग नेपरा के पास चले जाएंगे, लोग ombudsman के पास चले जाएंगे. सो ये ना एक मंत्र, एक स्टेटमेंट है जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं. ऑलराइट, आई एम सॉरी इफ इट इज अ लॉन्ग आंसर, बट नहीं ज़रूरी था important. क्योंकि जी. लोग अक्सर ये बात करते हैं और ये आपसे बेहतर कोई इसको ब्रीफ कर नहीं सकता था. टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन के ऊपर अब दुनिया AI की तरफ जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है, और जो अडेप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है, एडवांसमेंट, मॉडर्नाइजेशन, क्या कि इलेक्ट्रिक भी इस तरफ कुछ काम करा? देखिए, हमने इस वक्त जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अंदर तकरीबन हमारे कोई 31,000 PMTs हैं. हमने ऑलमोस्ट 28-29,000 के ऊपर ना एक ऐसा मीटर लगा दिया है विच टॉक्स टू अस. ग्रेट. एवरी 15 मिनट वी रिसीव डाटा, नॉट ओनली कंजम्पशन बट ऑटोमेटेड हो गया है वो, और उसका पूरा एक सिस्टम है जिससे कि वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है. सो दिस इज़ द, आप समझे, चंद इमीडिएट स्टेप्स हैं टू हैव अ डिजिटाइज्ड सिस्टम, फुली डिजिटाइज्ड. तो जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट थी वो आपने उसमें से नहीं, ये अभी भी जो है ना, लोगों के मीटर नहीं है ये. इसमें इंडस्ट्रियल मीटर्स, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन मेन ग्रिड होगा, राइट. इसमें जो इंडस्ट्रियल मीटर्स हैं वो सारे के सारे AMRs हैं. ऑलराइट. उसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होती, विच इज़ ऑलमोस्ट 45-50,000 मीटर्स. अदर देन दैट PMTs भी लगाएं ताकि हम बिजली की रिकन्सिलेशन कर सकें. किस इलाके में कितनी यूनिट बिजली गई, कितने बिल बने, किसने पेमेंट नहीं की, ये सारा कुछ सिस्टम से आ रहा है. फिर उसकी जो हेल्थ है ना, उसका भी हमें पता लग रहा है उससे कि ये ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड है, नहीं है, ऑयल इसका कम है. 8 या 9 डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमें हर 15 मिनट बाद आ रही होती है. अच्छा, अब हम जा रहे हैं एक ऐसे सिस्टम की तरफ जो कि प्रेडिक्टिव सिस्टम हो, जहाँ पे कि सिस्टम हमें बताए कि यहाँ पे आपको अब नई लाइन डालनी है, या इस PMT को रिप्लेस कर देना है, या यहाँ ग्रिड लगा देना है. जब फॉल्ट हो तो वो फॉल्ट किसी को कंप्लेन करने की ज़रूरत ना पड़े, सिस्टम बता दे कि इस जगह पे फॉल्ट हुआ है. आपकी जो फील्ड में गाड़ियाँ हैं, ये हमने ये जो मैं आपको कह रहा हूँ ये अब इसमें ये कर रहे हैं. लेकिन जो हमारी गाड़ियाँ हैं, उन गाड़ियों की जियो लोकेशंस, जब कोई कंप्लेन आती है सिस्टम से तो वो किसको मार्क होगी, किसने उस पर काम करना है, वो सही करके उसने बता दिया. यानी जो कि आप समझे फॉल्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर दिया. डिजिटली लोग कनेक्ट कर सकते हैं. यानी अगर मैं नेटवर्क की बात कर रहा हूँ कि उसमें हम जो करें, हमारा इंशाल्लाह इस इन्वेस्टमेंट प्लान के ज़रिए भी ये है कि हम तकरीबन, अगर कराची में 9 हमारे बड़े एरियाज़ हैं तो उसमें से 2 एरियाज़ को हम कम्प्लीटली डिजिटाइज़ कर देंगे इंशाल्लाह. इसके अलावा जो हमारे पास, जैसे कि तकरीबन आप समझेंगे 34 लाख लोग हर महीने, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो, दे आर ऑल मैप्ड प्रिसाइसली. आप उनकी जियो लोकेशन देख सकते हैं. जो हमारा न्यू कनेक्शन है, इट इज़ ऑल डिजिटल नाउ. और हम नेक्स्ट स्टेज पे यहाँ तक जाएंगे कि वो जब आप अप्लाई करेंगे तो वो आपको ये भी बता देगा कि आपका कनेक्शन कहाँ से आएगा और आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होगी. क्योंकि हमारे पास जितनी भी हमारी लाइंस हैं उसकी भी पूरी मैपिंग हुई है. जो हमारे PMTs हैं वो मैप्ड हैं, कस्टमर्स मैप्ड हैं. तो आपको ये पता लग जाएगा कि अगर इस जगह लगना है तो कितनी एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगी. ये भी हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट फेज़ में हम लेकर आ रहे हैं. जो डाटा है, वी आर पुटिंग AIs इन दैट डाटा टू आइडेंटिफाई कि कौन से एरियाज़ हैं जो वल्नरेबल हैं, जहाँ पे कि डिफ़ॉल्ट का चांस है, ताकि हम रादर देन डूइंग अ फिशिंग एक्सपीडिशन हम जाके टारगेटेड काम कर सकें उस एरिया में. अभी भी हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े एरियाज़ हैं, वहाँ पे बैंक्स नहीं है, तो हमने इजी पैसा और आपका जो ये टेलीनॉर के जो हैं, या और जैस कैश और डिफरेंट वहाँ पे हमने तरीके से कलेक्शंस का काम शुरू किया. क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन, एक तो लोगों के पास वैसे ही पैसे नहीं है, फिर आप ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जब उनका बिल आएगा तो वो 4-5 किलोमीटर दूर जाके पेमेंट करेंगे. मतलब मुश्किल काम है ना. मतलब आप उनके घर पे पहुंचाएं किसी को, ताकि कहें भाई आपका ये ड्यू डेट है, 2 दिन बाद मैं आ गया हूँ, आप पेमेंट कर दें. सो टेक्नोलॉजी के बग़ैर, डिजिटाइजेशन के बग़ैर आप इम्प्रूवमेंट एक हद तक कर सकते हैं. अब अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर हम वी विल स्टार्ट गोइंग बैक. सो बिल्कुल इसका पूरा प्लान है. और हमारी इस वक्त भी हम तकरीबन जो व्हाट्सएप है उसमें प्रॉब्ली वी आर अमंग्स द टॉप
इन पाकिस्तान 1 मिलियन, मेरे ख्याल में अब तो और बढ़ गए होंगे, ये भी थोड़ा पुराना नंबर है, यूनिक कस्टमर्स हैं जो कि हमारे साथ कनेक्टेड हैं। हमारी ऐप अमंग्स्ट द बेस्ट इन पाकिस्तान। तो अब इतना ज़बरदस्त सिस्टम आपने डेवलप कर लिया है और अब ये फ्यूचरिस्टिक है, आगे और मज़ीद एडवांस होगा। सर्कुलर डेट एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान का, और जो एक इदारे ने गर्दिशी कर्जा चल रहा है, दूसरे इदारे के पैसे देने हैं, दूसरे इदारे ने तीसरे इदारे के पैसे देने हैं। क्या कि इलेक्ट्रिक भी इसके ऊपर कुछ फेस कर रहा है सर्कुलर डेट के अंदर, और क्या हम अलाइंड हैं तमाम इदारे आपस में कि वो अपने ड्यूज़ पेमेंट टाइम पे करते हैं? देखिए, ये इस वक्त जो है ना एक रिकग्नाइज्ड फैक्ट है कि इलेक्ट्रिक सर्कुलर डेट को कंट्रीब्यूट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हम प्राइवेटाइज्ड हैं, और अगर गवर्नमेंट को सर्कुलर डेट से जान छुड़ानी है ना, तो उन्हें प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ेगी। जब वो प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, आज के इलेक्ट्रिक की कुछ लाइबिलिटीज़ हैं मगर रिसीवेबल भी है। अगर आप ये कहें कि ये जो केई की लाइबिलिटी है ये सर्कुलर डेट को बढ़ा रही है, तो मैं कहूँगा जो हमें पैसे मिलने हैं और आप नहीं दे रहे, वो सर्कुलर डेट को फंड कर रहे हैं। हमने गवर्नमेंट के साथ कुछ एग्रीमेंट्स भी साइन कर लिए हैं जिसके तहत के इलेक्ट्रिक अब सर्कुलर डेट से बिल्कुल अपने आप को अलग कर लिया है, अभी भी हम अलग हैं। तो मैं यही समझता हूँ कि अगर आप डिस्कोस को गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखेंगे और आप उनको 100 रुपये की बिजली बेचेंगे, और अगर वो 100 रुपये की कलेक्शन नहीं करेंगे या वो 100 रुपये की रिकवरी पूरी लॉसेस वगैरह के साथ नहीं करेंगे, तो वो आगे पेमेंट करेंगे शॉर्ट। जब वो शॉर्ट पेमेंट करेंगे तो वो सर्कुलर डेट का हिस्सा बनेगी। कि इलेक्ट्रिक के केस में एक नेपरा ने हमको एक बेंचमार्क दिया है, अगर हम वो बेंचमार्क अचीव कर लेते हैं देन वी आर ओके। अगर हम वो बेंचमार्क अचीव नहीं करते और हमें नुकसान हम वी गो हायर, देन वी कैन नॉट चार्ज दैट अमाउंट टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। वो हमारी खुद की कॉस्ट बन जाएगा। Alright. तो हम वो गवर्नमेंट से रिकवर नहीं कर सकते। दूसरे डिस्कोस जो है ना, उनके पास सिवाय इसके कोई और फंडिंग मैकेनिज़्म ही नहीं है कि वो जो अगर उनको CPP ने 100 रुपये की बिजली बेची और उनका TNT ख़राब हो गया तो वो इनएडवर्टेंटली 90 रुपये देंगे, तो 10 रुपये सर्कुलर डेट क्रिएट हो जाएगा। जब आप प्राइवेटाइज्ड होंगे आपको एक बेंचमार्क मिलेगा, आपने उस बेंचमार्क के तहत अपनी कॉस्टिंग करनी है। उसके बाद अगर आप उम्मीद करते हैं इट्स ओके, यू डोंट, इट्स योर कॉस्ट। प्राइवेटाइजेशन के बगैर सर्कुलर डेट ठीक नहीं। जितना भी आपने सफ़र बताया है ये एक लीडरशिप क्वालिटीज़ के बगैर मुमकिन नहीं था। तो इस पॉडकास्ट में हम हाईलाइट करते हैं वो लीडरशिप क्वालिटीज़, ख़ास तौर से उन इंडिविजुअल्स की। तो जब आप एरियल व्यू से किसी भी कंपनी को, किसी प्रोजेक्ट को देखते हैं, और जो लोग अभी उस एज में हैं जो एज आप पीछे छोड़ आए हैं, एक सफ़र तय कर आए हैं, तो कुछ टिप्स फॉर बिकमिंग अ गुड लीडर। देखिए, एक तो बात यह है कि हार्ड वर्क, जिसका कि मैं समझता हूँ कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप यू आर पुटिंग वट एवर यू हैव इन वट एवर यू आर डूइंग, तो आपको ना वो अनरिवॉर्डेड नहीं रहता। तो जो यंग लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि हार्ड वर्क ज़रूरी है, और उसके अलावा जो मैं कहूँगा कि ऑनेस्टी बड़ी ज़रूरी है ताकि लोग आप पे भरोसा कर सकें। मैं थोड़ा कैंडिड आदमी हूँ, तो मुझे कभी कभी इस बात पे जो मेरे कोलीग्स हैं और मेरे एडवाइज़र्स हैं वो ये कहते हैं कि यू डोंट हैव टू बी दैट कैंडिड, बट मैं बड़ा ओपनली अपना व्यू का इजहार करता हूँ, और ये पता है कि कोई और बैगेज नहीं होता। और जब आप अगर अपनी हार्ड वर्क, ऑनेस्टी और इस कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के साथ काम करें जहाँ पे कि वो लोग भी आप पे भरोसा कर सकें और वो लोग ठीक हों और वो लोग काम कर सकते हों, तो फिर कोई वजह नहीं है कि आपको रिज़ल्ट ना मिले। और सच बोलना चाहिए, और मैं बार बार ये कहता हूँ कि जब आप सच बोलते हैं ना, तो उसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज जो होता है कि आपको याद नहीं रखना पड़ता कि आपने क्या बोला था किसको। जब आप सच बोलेंगे, जब भी आपसे जो बात कही जाएगी वो आप बताएंगे। तो मैं एक दफ़ा लोड शेडिंग के ऊपर मैंने एक बयान दिया, तो मुझे बहुत ही हाईएस्ट फोरम के ऊपर जब
मैं खड़ा हुआ तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो साहब थे, मैं ये बताना नहीं चाहता मैं, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम बड़े भाषण देते हो तो इसलिए कि मैंने सच बात कही थी। मैंने कहा, उन्होंने कहा था लोड शेडिंग कब ख़त्म होगी? मैंने कहा लोड शेडिंग जब ख़त्म होगी जब लोग पैसे देना शुरू कर देंगे। ये खाली हमारा एक तरफ का एक वो डिसीजन नहीं है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन दोज एरियाज, टू वे ट्रैफिक। तो एंड व्हेन यू आर एट दैट लेवल, आपको लोगों पे भरोसा करना पड़ता है। आप माइक्रो मैनेजमेंट हर चीज़ की, हर बात को बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि व्हेन यू आर ऑपरेटिंग विद वेरी सीनियर पीपल, दे हैव टू लर्न फ्रॉम देयर ओन मिस्टेक्स। कभी कभी आपको नज़र भी आ रहा होता है कि कोई आदमी कोई गलत कर रहा है, लेकिन अगर आप उसको वो गलती नहीं करने देंगे तो शायद वो कहते हैं ना कि गाड़ी में ब्रेक इसलिए होते हैं ताकि वो तेज़ चले, क्योंकि वो ब्रेक लगाएंगे फिर चलाएंगे। तो अगर आप उनको कहेंगे कि नहीं कोई ब्रेक नहीं है, तो या तो वो बहुत स्लो चलाएंगे। सो आप जब उन लोगों के साथ काम करते हैं तो यू हैव टू रिलाई ऑन देम, यू हैव टू हायर गुड पीपल। नंबर 1, आपको ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, और आप हैंड होल्डिंग एक हद तक तो ज़रूर पॉलिसीज़ के ज़रिए या एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के ज़रिए कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू रिलाई ऑन देम, तभी आप एक ज़्यादा काम कर सकते हैं। आप हर चीज़ खुद से करना शुरू कर देंगे तो फिर आपका टाइम ये हो सकता है कोई आदमी कहे कि मैं 18 घंटे काम करता हूँ, 18 घंटे कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन जितना भी कोई आदमी काम करता है अगर वो भरोसा नहीं करेगा ना तो उसका टाइम और लगना शुरू हो जाएगा, तो प्रोडक्टिव टाइम कम हो जाएगा। तो नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, यू हैव टू अप्लाई। दुनिया एवरेज लोग चला रहे हैं। आइंस्टाइंस जो है ना, वो तो कितने, जब से दुनिया बनी अब तक कितने थे, अगर वो दुनिया चला रहे होते ना तो दुनिया ख़त्म हो गई होती। सो you should not be shying away this that you are an average person, because the world is full of these kind of people. समझें चीज़ को, अप्लाई करें, hidden agendas now, that is success. Thank you very much for your time. Thank you very much for inviting me here. थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।